आज की दुनिया में एक अजीब सी बात है। हम सब मतलब फोन से, इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन बढ़ता जा रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सब अपनी बात कहना तो चाहते हैं, पर शायद किसी के पास सुनने का वक्त ही नहीं है। ये सवाल आज की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, और इसका जवाब हमें किसी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि एक बहुत ही इंसानी कला में मिलता है, जिसे हम लगभग भूल चुके हैं, सुनने की कला। बिल्कुल। और आज हम इसी कला की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई मामूली हुनर नहीं है। इसमें महारत हासिल करना किसी भी रिश्ते को, किसी भी बातचीत को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन गाइड है, पत्रकार केट मर्फी की किताब यू आर नॉट लिसनिंग। और ये किताब सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। केट मर्फी ने हजारों इंटरव्यू लिए हैं। मतलब उन्होंने जासूसों से लेकर फर्नीचर बनाने वालों तक सबसे बात की है, और उन सभी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस किताब में है कि आखिर ध्यान से सुनने का मतलब क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि अच्छा बोलना इतना आसान और अच्छा सुनना इतना मुश्किल क्यों है, और हम सब इस शोर भरी दुनिया में एक बेहतर श्रोता कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि जो अच्छा बोलता है वही कामयाब होता है। दुनिया बोलने वालों की है, लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है ना? बिल्कुल पलट देती है। किताब का पहला और सबसे बड़ा आइडिया यही है कि आप तब तक एक अच्छे वक्ता बन ही नहीं सकते जब तक आप एक अच्छे श्रोता ना हो। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप उसे एक तोहफा देते हैं, अपनी तवज्जो का, अपने वक्त का, और बदले में वो इंसान आपको अपनी दुनिया में आने का मौका देता है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तोहफा देना बहुत मुश्किल हो गया है। सब कुछ फास्ट फूड जैसा है। छोटी रील्स, छोटे टेक्स्ट, छोटी बातचीत। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग को अब लंबी और गहरी बातों की आदत ही नहीं रही, और इसका असर साफ दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी थी साल 2000 की, जिसमें पता चला कि हमारा अटेंशन स्पैन यानी किसी एक चीज पर ध्यान देने का वक्त 12 सेकंड का था। 12 सेकंड, ठीक है। हाँ, लेकिन जब यही स्टडी कुछ साल बाद दोबारा की गई तो ये 12 सेकंड से घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया था। सिर्फ 8 सेकंड। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। एक गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड का होता है। हम उससे भी पीछे रह गए। हाँ, बिल्कुल। और यही वो 8 सेकंड की दुनिया है जो हमें अकेला बना रही है। हम फोन से तो जुड़े हैं, पर एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। केट मर्फी कहती हैं कि हमारे आसपास के लोग कहानियों का खजाना है। बस हमें उस खजाने को खोलने का तरीका सीखना होगा, और उसकी चाबी है सही सवाल पूछना और ध्यान से सुनना। ये तो हुई आम लोगों की बात, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पेशा ही सुनना है। किताब में उन्हें प्रोफेशनल लिसनर्स कहा गया है, जैसे जासूस, थेरेपिस्ट, होस्टेज नेगोशिएटर्स। हाँ, इनके लिए सुनना सिर्फ एक कला नहीं, एक बेहद ताकतवर औजार है। प्रोडक्ट है आइडिया पर उनकी असली राय जानना। 50 साल के अनुभव के बाद वो इस काम में माहिर हो चुकी थी। तो उनमें ऐसी क्या खास बात थी? उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो लोगों को ये महसूस कराती थी कि उनकी बात दुनिया की सबसे जरूरी बात है। उनके चेहरे पर कोई बनावट नहीं होती थी, बस सच्ची दिलचस्पी। जब कोई बोलता तो वो सिर हिलाती। उनकी आंखों में एक चमक होती। सामने वाले को लगता था कि उससे सच में सुना जा रहा है। और यहीं पर बिग डेटा और इंसानी बातचीत का फर्क समझ आता है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्वांटिटेटिव रिसर्च करती हैं, वो ये तो बता सकता है कि 100 में से 80 लोगों ने कोई चीज खरीदी। बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि उन्होंने उससे क्यों खरीदा, उन्हें उसे इस्तेमाल करके कैसा लगा। वो गहरी वजह जानने के लिए तो लोगों से बात ही करनी पड़ती है, उन्हें सुनना ही पड़ता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू सैलेगनिक ने इसकी तुलना एक मजेदार कहानी से की है। वो कहते हैं कि डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना ऐसा है जैसे कोई शराबी अपनी चाबियां सिर्फ लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढ रहा हो। लैंप पोस्ट के नीचे क्यों? क्योंकि रोशनी सिर्फ वही है। चाबियां कहीं और भी गिर सकती हैं अंधेरे में, लेकिन वो वहां देखने की जहमत नहीं उठाता। हाय। नॉमी हेंडरसन जैसे लोग उस अंधेरे में झांकने की हिम्मत करते हैं जहां असल जवाब छिपे होते हैं। ये तो हुई बिजनेस की दुनिया की बात, लेकिन रोजमर्रा की जिज्ञासा की ताकत भी कुछ कम नहीं। FBI के रिटायर्ड ऑफिसर गैरी नॉस्नर का उदाहरण मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो अक्सर होटल के बार में जाकर अजनबियों से बात करते थे। किसी केस के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए। वो जानना चाहते थे कि सामने वाला इंसान कौन है, उसकी कहानी क्या है। और उनकी यही आदत, लोगों को समझने की ये गहरी चाह, उन्हें उनके प्रोफेशन में एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर बनाती थी।
वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा उनकी बातों के पीछे छिपे इरादों को सुनते थे। ये तो हुई रोजमर्रा की जिज्ञासा की बात, लेकिन जब दांव पर देश की सुरक्षा हो तब सुनने की ये कला कितनी ताकतवर हो सकती है। 9/11 के बाद की ये कहानी इसे बखूबी दिखाती है। वो कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। CIA एजेंट बैरी मैकमैनस एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक से पूछताछ कर रहे थे। उस वैज्ञानिक पर ओसामा बिन लादेन के लिए परमाणु बम बनाने में मदद करने का शक था। सब उससे सच उगलवाने में नाकाम हो चुके थे। तो बैरी ने क्या अलग किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बस उस कमरे में गए और घंटों तक चुपचाप ध्यान से उस वैज्ञानिक की हर बात सुनते रहे। मतलब कोई धमकी नहीं, कोई दबाव नहीं? कुछ भी नहीं। वो बस सुनते गए और बीच बीच में छोटे छोटे सवाल पूछते गए, जैसे फिर क्या हुआ। और धीरे धीरे उस वैज्ञानिक का भरोसा बन गया। उसने खुद ही ओसामा के साथ अपने सारे रिश्ते, सारी योजनाएं, सब कुछ बता दिया। कमाल है। यानी कभी कभी सबसे ताकतवर काम जो आप कर सकते हैं वो है कुछ ना करना, बस सुनना। बिल्कुल, ये सुनने की असली ताकत है। खामोशी में कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। तो ये तो साफ है कि सुनना कितना जरूरी है। पर सवाल ये है कि फिर हम एक बेहतर श्रोता बने कैसे? क्योंकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल। किताब का पहला नियम मुझे बहुत असरदार लगा। कभी ये मत मानिए कि आप जानते हैं कि सामने वाला क्या कहने वाला है। ये एक जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं, खासकर अपने करीबी रिश्तों में। मनोचिकित्सक जूडिथ कोच कहती हैं कि कपल्स के बीच सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। कुछ साल साथ रहने के बाद उन्हें लगता है कि मुझे तो पता ही ये क्या कहेगा या क्या कहेगी, और जिस पल ये सोच दिमाग में आती है, बातचीत खत्म हो जाती है। वो सुनना बंद कर देते हैं। हाँ, और फिर वो बस अपनी बात बोलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि शायद सामने वाला बस ये चाहता है कि कोई उसकी बात सुन ले, उसे समझ ले। सही कहा। और दूसरी बड़ी गलती है लोगों को उनकी पहचान के डिब्बे में बंद कर देना। अरे ये तो इस शहर का है, ये ऐसा ही सोचेगा, या ये तो औरत है, इसकी सोच ऐसी ही होगी। किताब कहती है कि हर इंसान अपने आप में एक अलग दुनिया है। अगर हम पहले से ही मान लेंगे कि उस दुनिया में क्या है, तो हम कभी कुछ नया खोज ही नहीं पाएंगे। यहाँ सबसे मुश्किल काम आता है, किसी ऐसे इंसान को सुनना जिसके विचार आपसे बिल्कुल अलग हों, खासकर राजनीतिक या धार्मिक मामलों में। ऐसा लगता है जैसे दिमाग उसे सुनना ही नहीं चाहता। दिमाग उसे सिर्फ सुनना नहीं चाहता, बल्कि उसे खतरे की तरह देखता है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में एक न्यूरोसाइंस रिसर्च हुई। जब लोगों के गहरे राजनीतिक विचारों को चुनौती दी गई, तो उनके दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव हो गया जो किसी शेर को देखकर या शारीरिक हमले का वक्त होता है। यानी हमारा दिमाग विचारों के हमले और शारीरिक हमले में फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए शायद आजकल लोग मुश्किल मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दिमाग की एक और ताकत की बात करते हैं, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है अनिश्चितता के साथ सहज रहने की क्षमता। ये मानना कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है और दो विरोधी विचार भी एक साथ मौजूद हो सकते हैं। और दिमाग की इसी हिम्मत को, मतलब जब आप जानते हैं कि सामने वाले की बात आपको असहज कर सकती है, फिर भी आप उसे सुनते हैं, उसे ही कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर बात से सहमत हो जाएं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दे रहे हैं। आप उसे और उसके नजरिए को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। आज के दौर में जब कोई कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ज्यादातर बार इसका मतलब होता है मैं समझना नहीं चाहता। सुनना उस समझने की पहली सीढ़ी है। तो ये तो साफ है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब पहले से कुछ मानकर नहीं चलना चाहिए। पर सवाल ये है कि फिर करना क्या चाहिए? अच्छी सुनने की असल तकनीक क्या है? बोस्टन कॉलेज के सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स डर्बर ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। वो कहते हैं कि किसी की बात पर हमारी प्रतिक्रिया दो तरह की होती है, शिफ्ट रिस्पॉन्स और सपोर्ट रिस्पॉन्स। शिफ्ट और सपोर्ट, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि आज ऑफिस में मेरा दिन बहुत खराब था। अच्छा, अगर मैं शिफ्ट रिस्पॉन्स दूं, तो मैं तुरंत बातचीत को अपनी तरफ मोड़ लूंगा। मैं कहूंगा अरे मेरा दिन तो तुमसे भी ज्यादा खराब था, आज मेरे साथ तो ये हो गया, और फिर मैं अपनी कहानी सुनाने लगूंगा। समझ गई, बातचीत को अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया। और सपोर्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? सपोर्ट रिस्पॉन्स में मैं बातचीत का हीरो आपको ही रहने दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा, ओ ऐसा क्या हुआ, या तुम ठीक तो हो। मेरा फोकस आपकी कहानी पर रहेगा, मेरी कहानी पर नहीं।
अच्छे श्रोता हमेशा सपोर्ट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो हम सब कभी ना कभी ये शिफ्ट वाली गलती करते हैं, है ना? कोई अपनी मुश्किल बताता है और हमें लगता है अपनी कहानी सुनाकर हम उसकी मदद कर रहे हैं। हाँ, और यही शिफ्ट रिस्पॉन्स है जो अनजाने में हमें और अकेला बनाता है। हम मदद मांगते हैं और बदले में हमें किसी और की कहानी सुनने को मिल जाती है। इससे कनेक्शन नहीं बनता, दूरी बढ़ती है। सुनने की इस कला का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है क्वेकर्स नाम का एक क्रिश्चियन ग्रुप। उन्होंने तो सुनने के लिए एक पूरी कमेटी ही बना रखी है जिसे वो क्लियरनेस कमेटी कहते हैं। उनका काम बहुत दिलचस्प है। जब भी ग्रुप में किसी को कोई बड़ी उलझन होती है तो वो कमेटी के पास जाता है। कमेटी के लोग घंटों तक बस उसकी बात सुनते हैं। कोई सलाह नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई अपनी कहानी नहीं, बस खामोशी से सुनते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? उनका मानना है कि जब किसी इंसान को बिना टोके, बिना जज किए सुना जाता है तो वो अपनी उलझन का हल खुद ही निकाल लेता है। उसे बस एक शांत आईना चाहिए होता है जिसमें वो अपनी सोच को साफ साफ देख सके। ये बात सिर्फ निजी रिश्तों पर ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल दुनिया पर भी लागू होती है। स्टोरी टेलिंग ट्रेनर मैट होविडे कहते हैं कि एक अच्छा कहानीकार बनने के लिए भी पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी किस चीज में है, तो आप दुनिया की सबसे अच्छी कहानी भी उन्हें नहीं सुना सकते। वो सलाह देते हैं कि सुनते समय अंदर से शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बीच बीच में टोकते रहेंगे तो आप सबसे जरूरी बातें मिस कर देंगे। गहरी समझ अक्सर शांति में ही मिलती है। तो आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि सुनना कोई पैसिव काम नहीं बल्कि एक चॉइस है। ये फैसला है कि हम अपनी कहानी को, अपनी दुनिया को कुछ देर के लिए रोककर किसी और की दुनिया में झांकना चाहते हैं। ये एक सक्रिय कला है, एक एक्टिव प्रोसेस जिसमें आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी मौजूदगी शामिल होती है। और ये कठिन रास्ता है, पर यह हमें दूसरों से जोड़ता है, हमारी उलझनें सुलझाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। एक बेहतरीन श्रोता बनने के लिए खुद को जानना और अपनी कमजोरियों पर काम करना भी बहुत जरूरी है। ये किताब हमें दूसरों को ध्यान से सुनने के लिए कहती है, लेकिन एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, अगर हम यही कला खुद पर लागू करें तो क्या होगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हम अपने बारे में ऐसी कौन सी बातें मानकर बैठे हैं, ऐसी कौन सी कहानियां खुद को सालों से सुना रहे हैं जिन पर हमने कभी रुककर ध्यान से सवाल ही नहीं किया? शायद दूसरों को सुनने की कला का पहला और सबसे जरूरी कदम खुद को सुनना है।